Last time I discussed this reciprocal lattice, but I forgot to mention this behavior of our real volume versus the volume in K space. So their product should be constant. So if our lattice point or atoms in real space are far away from each other, so that is, it means the volume is larger in real space than the volume in the K space will be smaller. So it means the points in the diffraction pattern will be closer. But if the volume in the real space is smaller, which means atoms are very close together, then the volume in the K space will be larger. So the diffraction points will be far away from each other. So let's go to next slide. Now we will study the bulk properties of solid. हमारे सॉलिड जो हैं वो सिंगल एटम्स को क्रिस्टल में जब हम फॉर्म करते हैं तो उससे बनते हैं. सिंगल एटम में हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि सपोज करते हैं कि 2s तक लेवल फिल्ड है और 2p से ऊपर सब अनफिल्ड है. जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनकी वजह से हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एनर्जी बैंड्स बना देते हैं. तो यानी कि आपके पास एनर्जी की एक रेंज आ जाती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है. तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि फिल्ड होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और सबसे लोएस्ट जो एनर्जी लेवल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता या जो एम्प्टी होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं. इन दोनों के बीच में एम्प्टी रीजन होता है जो फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स या बैंड गैप एनर्जी उसको बोलते हैं. इसके अलावा बाकी एनर्जी लेवल्स में भी बैंड गैप्स होंगे या फॉरबिडन रीजन होंगे, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान गैप है, इससे हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना वो डिटरमिन होती है. सो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये जो बैंड गैप है इसको ई सब जी से डिनोट किया जाता है. इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब है. तो जो अगर एक कोई बैंड कंप्लीटली फिल्ड है तो भी उसमें चार्जेस इजीली नहीं मूव कर सकते, चार्जेस मूव नहीं कर सकते. अगर कंप्लीटली एम्प्टी है तो भी उसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते. अगर हमारा कोई बैंड जोन है वो पार्शली फिल्ड है या पार्शली यानी क्वार्टर फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या सम परसेंट उसका फिल्ड है, तो फिर उसमें जोन से हमारे चार्जेस हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं. अब चार्जेस मूव यानी इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ सकती है. चार्जेस मूव कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से हमने अपने मटेरियल को हीट किया या किसी तरह उसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अब वो एनर्जी जो है ना ये बैंड गैप या फॉरबिडन स्टेट्स की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन. अब ये कंडक्शन बैंड में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं रहेगी क्योंकि ये जो उसके एटम्स हैं या नेबरिंग प्रोटॉन्स है उनकी जो लेटिस की वाइब्रेशन है उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती रहेगी. अब हमारे एटम्स की जो एनर्जी है वो हमें पता है इज इक्वल टू एच कट ओमेगा है, और ये एच कट के ओवर 2m स्टार है. ये हमारा डिस्पर्शन रिलेशन भी है. तो यहाँ पे ये मैंने m स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ये इफेक्टिव मास है. ये हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास है ना जो 10⁻³ kg था उससे कम होता है. फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये 7% ऑफ द मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जबकि इंडियम आर्सेनाइड के लिए ये 2% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हासिल करने के लिए हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल फर्मियंस कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम स्टेट. सो हमारे फर्मियन इलेक्ट्रॉन्स हैं. या इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर इफ एन पार्टिकल have an eigen function then it should be antisymmetric under the exchange of two particle, यानी उसका साइन चेंज होगा. पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हासिल कर सकते हैं. ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को f से डिनोट किया गया है, और ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E के क्या हो सकती है. उसकी एनर्जी E है
तो वो इस रिलेशन से दी गई है। इसमें म्यू जो है वो केमिकल पोटेंशियल होता है। आप अगर म्यू को ईके के इक्वल रखते हैं तो आपके पास ये जो एफ है वो ये रिलेशन आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/, ई की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू म्यू है, तो ई की पावर 0 मीन्स 1, सो ये 1/1 + 1 हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो सी है वो केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि एट टेम्परेचर 0 ये हमारे अपर राइट कॉर्नर पे ना ग्राउंड स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स दिखाई हैं। इधर ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जो आपकी केमिकल पोटेंशियल है ना ये समवेयर मिड में होगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फिल होने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाफ होने की मिड में है, लेकिन एक्चुअली ये फॉरबिडन रीजन में आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेमीकंडक्टर में जो हमारा एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता है। जो इंसुलेटर हैं उसमें एनर्जी गैप लार्ज होता है, लेकिन इसमें भी हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। और कंडक्टर के केस में हमारा वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन कंडक्शन बैंड जो है वो हाफ फिल्ड है या हाफ एम्प्टी है। तो चार्जेस को फ्रीली मूव होने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेस जो है वो अवेलेबल है। अब जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उस वक्त म्यू को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल। ये आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, h/k/2m²। तो के एफ जो है ना फर्मी लेवल वाला, इसको हम फर्मी वेव वेक्टर भी कहते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी नहीं बल्कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये लोअर राइट कॉर्नर में दिखाई है। तो ये टेम्परेचर 0 पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड लाइन जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रही है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो से है ना वैलेंस बैंड में है, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ये 1 ये है नंबर, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो सी है वो 0 है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करते जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जो लैटिस की वाइब्रेशन हो रही थी उस वजह से कुछ थर्मियोनिक प्रोसेसेस से कुछ एनर्जी ले लेते हैं और वो कुछ जो है ना वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बहुत स्मॉल प्रोबेबिलिटी है उसकी। ज़्यादा हाई टेम्परेचर करेंगे तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अब ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है ना हम अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन हमने की है कि जिसमें हमारी जो है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर है तो म्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया और 1 को भी निगलेक्ट कर दिया, तो ये एनर्जी जो है ना ई एक्सपोनेंशियल ऊपर आ जाएगा तो वो माइनस में चला जाता है। तो ये Eg/kT से आ जाएगा। रूम टेम्परेचर पे kT की वैल्यू जो है 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो आती है ना कंडक्शन बैंड में आने की 10⁻⁻18 है। तो ये बहुत ही स्मॉल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो वो उनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। अब रूम टेम्परेचर पे क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर हम फ्री चार्जेस उसमें डालना चाहें तो हम ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोसेस, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर होता है, तो इस जो इम्प्योरिटी ऐड करना होता है इसको हम कहते हैं डोपिंग की जाती है। तो डोपिंग 2 तरह के मटेरियल्स की जाती है। एक ग्रुप 5 से हम मटेरियल ले सकते हैं, उसको हम डोनर कहते हैं। ग्रुप 4 के साथ हमारे ऐड होते हैं सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन है और ग्रुप 5 का एलिमेंट एंटीमनी है। तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 जो हैं वो तो बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के 4 एटम्स के साथ, लेकिन एक जो है ना फ्री होता है वो डोनर
इसीलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे रहे हैं, तो इसलिए इस मटेरियल को हम एन टाइप मटेरियल भी कहते हैं। एन टाइप मटेरियल में जो हमारा फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के ज़्यादा पास हो जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ईज़िली जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो दूसरा जो हम डोपिंग करते हैं वो पी टाइप मटेरियल की होती है, उसमें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो-सी है ना, वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ ऐड किए जाते हैं। ग्रुप 3 का एलिमेंट ये बोरॉन है, तो बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सिलिकॉन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है यहाँ पे एक इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसको पी टाइप या पॉजिटिव टाइप का मटेरियल भी कहा जाता है। ये डोपिंग किस तरीके से की जाती है, इसकी सिर्फ नाम दिए गए थे आपकी जो बुक में ना, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी एमबीई या मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखी थी, वो आप इधर से ज़रूर देख लें। इसमें दिखाया गया है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर कैसे लेयर बाय लेयर जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स डिपॉजिट किए जाते हैं। जब मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन थी या इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी थी कंडक्शन बैंड में, वो लार्ज हो जाती है। ये आप अगर ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और वर्टिकल एक्सिस पे उसकी एनर्जी है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी हायर एनर्जी है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी के एनर्जी कम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे हमारी एनर्जी है, तो आप देख सकते हैं कि लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे होल्स के केसेस में भी आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है और वर्टिकल एक्सिस पे जो-सी ना उनकी एनर्जी है। तो हमारे पास बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी हायर होगी, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी के एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी जिनकी एनर्जी कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा। अब हमने अपने मटेरियल या बेसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर जो उनसे है ना लेयरिंग स्टार्ट कर दी। तो अब लेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने मटेरियल को होमो जंक्शन या हेटेरो जंक्शन कहेंगे। हेटेरो जंक्शन को हेटेरो स्ट्रक्चर भी लिखा गया है आपकी बुक में। तो होमो जंक्शन मटेरियल वो होता है जिसमें आपका पी टाइप, पी एंड और एन एंड पे सेम टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया गया है। तो ये सबसे अपर राइट कॉर्नर पे जो आपका मटेरियल है वो गैलियम आर्सेनाइड है। तो गैलियम आर्सेनाइड से ही आपका पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है और यही गैलियम आर्सेनाइड ही सैंडविच हुआ है। तो ये दोनों जो इंटरफेसेस हैं, ये जो लेयर है ना दोनों मटेरियल्स के दरमियान, इसको इंटरफेस बोलेंगे। तो इंटरफेस भी हमारे होमो जंक्शन है। लेकिन मिडल वाली पिक्चर में आप देखें जहाँ पे आप अगर दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर की मटेरियल्स को एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट कराएं तो एक हेटेरो स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मिडल ब्लू लेयर है ये गैलियम आर्सेनाइड है, लेकिन टॉप लेयर जो है वो गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड है। तो इन दोनों के दरमियान जो लेयर है वो एक हेटेरो इंटरफेस है या हेटेरो जंक्शन है, और यूं ये हमारी जो लेयर है ये हेटेरो स्ट्रक्चर है। हेटेरो स्ट्रक्चर जोन सा है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा गैलियम आर्सेनाइड जोन सा है ना वो हैवीली एन टाइप मटेरियल है, जबकि सॉरी गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड जो है वो लाइटली डोप्ड एन टाइप मटेरियल है। तो क्या होता है कि इसका एनर्जी लेवल गैलियम आर्सेनाइड का ये दूसरे मटेरियल का गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड के मटेरियल के कंडक्शन बैंड में एक स्टेप फॉर्म हो जाता है। इस स्टेप की हाइट 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो है ना वो होल के लिए भी जो है ना एक पोटेंशियल स्टेप फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसकी जो सी हाइट है वो कुछ कम है।
पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ एक लेयर जौन-सी थी ना हेटेरोस्ट्रक्चर मटेरियल की बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हम मल्टी लेयर्स जौन-सी है ना हेटेरोस्ट्रक्चर मटेरियल की बना सकते हैं। यहाँ पे ये एल्यूमीनियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड की अल्टरनेटिव लेयर्स हैं। तो इस तरह की मल्टी लेयर हेटेरोस्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर जौन-सा है वो हमें पोटेंशियल बना के दे सकता है एज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इन द कंडक्शन बैंड। अब इस तरह के मटेरियल से जो डिवाइसेस बनेंगी अ, और ऐसी डिवाइसेस में जो पोटेंशियल के लेंथ स्केल होगा, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन्स उस डिवाइस में मूव कर रहे हैं, उसके एसोसिएटेड वेवलेंथ के अगर कंपेरेबल होगा, तो फिर हमें ऐसी डिवाइसेस के फंक्शंस को या वर्क को स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यानी कि ये जो पोटेंशियल की लेंथ है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, अगर इन दोनों का साइज कंपेरेबल होगा या ये इस पोटेंशियल स्टेप कह लें या इसको पोटेंशियल वेल कह लें, इन दोनों का अगर पोटेंशियल जो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, अगर उसकी लेंथ कंपेरेबल होगी तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल रूल यूज़ करने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हेटेरो स्ट्रक्चर या हेटेरो इंटरफेस है, वहाँ पे आपका पोटेंशियल एब्रप्टली चेंज हो रहा है, ये एक पोटेंशियल स्टेप बना रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आएँ तो 2 तरीकों से ये हासिल किया जा सकता है। एक ये है कि आप डोपिंग कंसंट्रेशन चेंज कर दें या फिर जो आपने सेमीकंडक्टर यूज़ किया है वो उसकी बजाय कुछ एलॉय यूज़ करें और एलॉय किनका यूज़ कर सकते हैं जिनका कि बैंड गैप जोन-सा है वो एज़ अ फंक्शन ऑफ पोज़ीशन चेंज हो रहा है अलोंग द क्रिस्टल ग्रोथ। तो क्रिस्टल ग्रोथ डायरेक्शन ये इस साइड पे है जहाँ पे हमने अपना ओरिजिन लिया है। पहले रेड क्रिस्टल की लेयर थी, उसके ऊपर ब्लू क्रिस्टल की लेयर डाली गई और फिर सो ऑन सो फॉर्थ नेक्स्ट लेयर्स डाली गई। तो ये जो अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का क्रिस्टल बनाया गया है, इसको सुपर लैटिस कहते हैं। सुपर लैटिस को अगर मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से डायफ्रैक्शन पैटर्न उसका किया जाए, बिल्कुल जैसे हम आम क्रिस्टल की स्टडी करते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न के ज़रिए, तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती हैं। एक तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के वेवी नेचर का पता चलेगा और दूसरा जो है वो हमें ये सुपर लैटिस के जोन्स ये है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करने को मिल आपकी बुक में ये हेटेरोस्ट्रक्चर डायोड की एग्जांपल दी है। ये हेटेरोस्ट्रक्चर डायोड जो है वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम एल्यूमीनियम आर्सेनाइड से मिलके बना हुआ है। इसका पोटेंशियल स्टेप जोन-सा है जो कि दोनों मटेरियल्स के दरमियान है वो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। आपको पता है ये एक डायोड है, तो जब ये फॉरवर्ड बायस में हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जब रिवर्स बायस में होंगे तो ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जब मूव करना हो तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ये पोटेंशियल स्टेप फेस करना पड़ेगा। तो उस वक़्त हमें ये देखना पड़ेगा हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी के एनर्जी जोन-सी है इस पोटेंशियल स्टेप से हायर है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल से हायर हैं, सिर्फ वही इस पोटेंशियल स्टेप को क्रॉस कर सकेंगे। तो लेफ्ट से राइट जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एक फिक्स्ड जोन-सी है ना साइज़ के होंगे, उसको हम करंट आई नॉट से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर अ, हमारे जो हम अगर फॉरवर्ड बायस में इसको काम कराना चाहें तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जोन-से हैं वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होंगे। तो राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अब डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड बायस क्या अप्लाई की है। तो फॉरवर्ड बायस के साथ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आई नॉट सम कांस्टेंट करंट टाइम्स ये जो अ, इलेक्ट्रॉन्स की जो बायसिंग है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यानी एक जो हमारे डायोड्स हैं
उनका फॉरवर्ड बायस में बिहेवियर एक्सपोनेंशियल होता है, करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, लेकिन रिवर्स बायस में वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ये जो इसका एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है ना, किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका जो इस्तेमाल है ना, उसको यानी कि ये किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगा कि नहीं, इसके लिए इसकी जो एक्सपोनेंशियल स्टडी है ना, वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।